नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 16 दिन पूर्व सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मी की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 200 लोगों से की गई कड़ी पूछताछ। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भोले बाबा की बारात को लेकर शुरू की तैयारियां। समिति के सदस्यों ने निमंत्रण पत्र का किया वितरण। छावनी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। महिला चोर गिरोह नाबालिग बच्चों को चोरी करने की दे रही थी प्रशिक्षण। ग्रैंड न्यूज की खबर का हुआ असर। कुछ दिन पूर्व मुक्तिधाम में अव्यवस्थाओं को लेकर दिखाई गई थी खबर, जिसके बाद महापौर ने सख्त उठाए कदम। अब खबरें विस्तार से। जवाहर उद्यान में सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मी की लाश 16 दिन पूर्व मिली थी। इस अंधे कत्ल का खुलासा करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 200 लोगों से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी का हुलिया सामने आया और उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो मामला खुद ब खुद खुलता चला गया। एसएसपी बद्री नारायण मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी की पहचान संतोष निर्मलकर, उम्र 45 साल, पता कोनारी थाना पुलगांव, जिला दुर्ग के रूप में हुई है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेंडम कथम लिया। जो बताया गया कि दिनांक घटना समय वह सूखी लकड़ी बीनने गया था। वहां पर मृतक शंकरलाल यादव द्वारा उसे सूखी लकड़ी बीनने से मना करने पर आरोपी द्वारा उसकी बात नहीं माना और सूखी लकड़ी बीनने लगा, जिससे मृतक द्वारा पास पड़े पत्थर से संदेही आरोपी संतोष निर्मलकर को मार दिया तथा मृतक एवं आरोपी संतोष निर्मलकर के मध्य आपसी विवाद होने से आरोपी द्वारा आक्रोशित होकर घटना स्थल के पास में पड़े लकड़ी से मृतक के सिर पर प्राणघातक हमला किया। मृतक लहूलुहान होकर घटना स्थल पर गिर गया, जिसे आरोपी द्वारा घबराकर घटना स्थल से भागकर सेक्टर 4 पेट्रोल पंप बोरिया गेट रोड में पास स्थित पान ठेले में हाथ मुंह धोकर अपनी साइकिल से फरार होना बताया। आरोपी के मेमोरेंडम कथानुसार घटना में प्रयुक्त लकड़ी, साइकिल एवं घटना के समय पहनने वाले कपड़े को आरोपी संतोष निर्मलकर के पेश करने पर समक्ष गवाह के जब्त किया गया। आरोपी संतोष निर्मलकर को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हिरासत में लेकर रिमांड में जेल भेज दिया गया है। 63 साल के बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसके सर पर लकड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले की विवेचना नेवी थाना और साइबर सेल के कर्मचारी के द्वारा की जा रही थी। बहुत से लोगों से पूछताछ की गई जो वहाँ पर कचरा बीनते हैं या लकड़ी बीनते हैं या फिर वहाँ पर देखे गए थे। लगभग 200 लोगों की पूछताछ की गई और इसमें ये पता चला कि वहाँ पर उस व्यक्ति की, जो शंकर यादव जो मृतक है, उसका विवाद संतोष निर्मलकर नाम के व्यक्ति से हुआ था। इस पर से संतोष निर्मलकर से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि एक सामान्य सी बात पर, जो लकड़ी बीनने के विवाद पर से मृतक ने उसके ऊपर पत्थर फेंका और उसने गुस्से में आकर एक लकड़ी उसके सर पे मारी और उसका इरादा उसकी हत्या करने का नहीं था, लेकिन उसकी लकड़ी का वार इतना संघातिक था कि उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद से संतोष निर्मलकर वहाँ से फरार हो गया, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसके अपराध स्वीकार करने पर से उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी और उसके उस समय पहने हुए कपड़े और उसके साइकिल पुलिस के द्वारा बरामद की गई। सरने के लिए टीम के द्वारा, थाना नेवई की टीम के द्वारा लगातार वहाँ पर पूछताछ की गई और जब बयानों में जो विरोधाभास आए उसके आधार पर संतोष निर्मलकर ने अपना अपराध कबूल किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बोलबम सेवा कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष व भाजपा पार्टी के पार्षद दया सिंह अपने समिति के सदस्यों के साथ आज बाजा गाजा मध्यकाल मैदान, सर्कुलर मार्केट, कैंप 2 से कैंप 1 जलेबी चौक तक के व्यवसायियों को भोले बाबा की बारात में शामिल होने के लिए निमंत्रण बांटने निकले। बोलबम सेवा कल्याण समिति द्वारा पिछले 13 वर्षों से महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की बारात निकाली जाती है। इस बारात में आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र होती है। हजारों की संख्या में भोले भंडारी भगवान शंकर के भक्त नाचते गाते हुए शामिल होते हैं। दया सिंह के इस आयोजन में देश भर के कई नामचीन हस्तियां पूर्व वर्षों में साक्षी बनते रहे हैं। दया सिंह का कहना है कि भोले बाबा की कृपा से इसका सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हो जाता है। उल्लेखनीय है कि इस भोले बाबा की बारात को पूर्व वर्षों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंकित कर लिया गया था। दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि इस वर्ष के आयोजन को और अधिक भव्यता प्रदान करने के लिए पूरी टीम जुटी हुई है। दया सिंह ने कहा कि 1 मार्च को निकलने वाले अनुष्ठान में स्वस्फूर्त लोग इसमें शामिल हो रहे हैं।
बाबा भोलेनाथ जी के बारात का ये 14वां वर्ष है। विगत 13 वर्षों से बाबा की बारात निकल रही थी, 14वां वर्ष है। और आज हम लोग जौहर मार्केट, लिंक रोड और आसपास के यहाँ पूरे मार्केट में कार्ड बांटने के लिए हमारी मातृशक्ति महिलाएं के द्वारा ये तय किया गया कि आज और निगत आज ये बांटते हुए चौथा दिन हो गया है कार्ड। और बाबा की बारात का इंतजार लोगों को रहता है, लोगों का भाव है और लोग चाहते हैं कि बाबा का। और इस बार हम बड़े पैमाने में, क्योंकि केरल की झांकियाँ देखेंगे आपको, आंध्र प्रदेश की झांकी देखेंगे, हैदराबाद की झांकी देखेंगे, दिल्ली की झांकी दिखेगी, उसके अलावा यूपी का अखाड़ा और पंजाब का भांगड़ा भी दिखेगा। तो एक बड़ी तैयारी है। मातृशक्ति शिव और शक्ति के स्वरूप में महाशिवरात्रि के पर्व को हम महापर्व में मनाते हैं। लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु इसमें आते हैं। और आज तो सिर्फ कार्ड अभी बट रहा है, ये चौथा आज दिन है, फिर 5वें छठे भी निरंतर बढ़ते रहेगा। चूँकि 1 मार्च है, महाशिवरात्रि है और उसके पहले 24 तारीख को संगीत संध्या है विवाह के पूर्व में। तो लोगों का भाव है और भाव से लोग जिस उत्साह से इंतजार कर रहे हैं, लोगों की भावना, लोगों का जोश देख के एक आत्मिकता, मन को खुशी हो रही है कि लोगों के बाबा की बारात का इंतजार और महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार है। जी, अनुभव क्या किया? इतने सालों से बाबा की बारात देख रहे हैं। बाबा की बारात में ये तो बहुत सुखद बात है भैया कि कम से कम धर्म का भी प्रचार हो रहा है और लोगों का जो है इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। पहले लोग नास्तिक हुआ करते थे, आज की तारीख में देखा जा रहा है कि इसी बहाने जो है लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। आस्था का एक विषय है, बहुत बढ़िया है। मैं तो दया सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज तो ठीक है, जैसा भी है, हमेशा इस कार्यक्रम को बनाए रखेंगे। बारात में आप शामिल होंगे? होंगे सर। ये बाबा की बारात में कब से देख रहे हैं, कब से समझ जानते हैं? जब से वो संभाले तब से। कौन कराता है बाबा की बारात का? ये दया सिंह जी कराते हैं। तो आप अपनी उपस्थिति देंगे, वहाँ जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। तो उस दिन आपकी दुकान रहेगी तो क्या करेंगे? दुकान रहेगी तो हमारे छोटे भाई बैठते हैं, हम तो गाड़ी चलाते हैं सर। और हम हमेशा शामिल होते हैं इस बारात में। कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं मार्केट में? ये दुकान तो बहुत साल से दुकान चल रहा है हमारे। बहुत साल से। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छावनी क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी की घटना को रोकने के लिए पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में रेकी कर घटना को अंजाम देने वालों को धर दबोचा। मुख्य आरोपियों एन इमला एवं ए मीना द्वारा संगठित रूप से अपचारी बच्चों को प्रशिक्षण देकर चोरी कराई जाती थी। पुलिस ने छावनी थाना क्षेत्र से एक महिला चोर गिरोह जो बच्चों को चोरी करने की ट्रेनिंग देकर रेकी करवाती थी व उनसे चोरी कराने का काम करती थी। मुख्य आरोपी एन इमला एवं ए मीना द्वारा संगठित रूप से अपचारी बच्चों को प्रशिक्षण देकर बच्चों द्वारा छावनी इलाके के सूने घरों की रेकी कराई जाती थी। उसके बाद उचित समय देख घटना को अंजाम दिया जाता था। चोरी करते समय सभी फिल्मी स्टाइल में अलग अलग रोल अदा करते थे। कोई सदस्य सामान बेचने का, कोई घूमने का बहाना बनाकर आसपास आने जाने वालों पर नजर रखते थे और अपचारी बालक छोटी से छोटी जगह से घर में प्रवेश कर मिलने वाले कीमती सामानों पर हाथ साफ करते थे, जिसे वो तत्काल महिलाओं को सौंपकर वहीं आसपास उपस्थित रहते थे। जब सब कुछ सही लगता तब इलाका छोड़ देते थे। चोरी गए सामान को छुपा कर रखते थे एवं मिलने वाले नगद से अपने शौक पूरे करते थे। महिला सरगनाओं द्वारा चोरी के सामान विशाखापट्टनम से लाकर बेचने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुई। जो सामान आरोपियों ने छुपा कर रखा था उसमें लगभग 3 लाख रुपए का सामान, जिसमें सोना, चांदी व बर्तन, LED टीवी जब्त किया गया है। घटना में शामिल सरगना एन एमिला, कमल कुमार, उदय किरण, कुलदीप सिंह एवं 3 अपचारी बालकों से माल जब्त कर हिरासत में लिया गया है। थाना छावनी में एक चोरी का गिरोह पकड़ा गया है, जिससे लगभग 2 लाख रुपए का मशरूका उससे बरामद हुआ। इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये एक संगठित रूप से बच्चों के द्वारा और एक गिरोह बनाकर ये चोरियां की जाती थी। जो छावनी क्षेत्र के सूने मकान हैं, वहाँ से ये बच्चे या ये चोरी के जो लोग शामिल हैं वो सामान उठाते थे। और ऐसा मामला जिसमें महिला के द्वारा एक इनका गिरोह का संचालन किया जाता था, जिसमें से एक महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई और एक महिला अभी फरार है, जो विशाखापट्टनम शायद उसका फरार हो गई है, जहाँ पर वो नॉर्मल सामान बेचा करते थे। जल्दी हम उस महिला को भी गिरफ्तार करते हैं। सर, महिला जैसा पूछताछ में पता चला है कि वो बच्चों को एकजुट रखने का और उनको निशानदेही करना मकानों की, फिर उनको बताना कि कैसे चोरी करना है, इस तरह का नियमित रूप से कर रहे थे। थाना छावनी के द्वारा ये एक अच्छी कार्रवाई। नाबालिग बच्चे अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 नाबालिग बच्चे हैं और 4 आरोपी अन्य गिरफ्तार हुए। टोटल 7 गिरफ्तारी हुई। इनकी पूछताछ में इन्होंने थाना छावनी के क्षेत्र में ही चोरी करना कबूल किया है। बाकी अभी जो एक और महिला फरार है वो मिलेगी तो हो सकता है उसमें और कुछ मामले। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अनुष्ठा रेसिडेंसी जुनवारी खमरिया रोड में श्री लक्ष्मी नारायण जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रारंभ
आगामी 18 फरवरी से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ से होगा। मंदिर में 21 फरवरी को श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजेंगे। अनुष्ठा रेसिडेंसी के राघवेंद्र दास वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ 8 फरवरी से होगा। प्रथम दिवस कलश यात्रा, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, कलश यात्रा, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के तहत गोकर्ण कथा, भागवत महत्तम व आरती के बाद विश्राम प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक होगा। द्वितीय दिवस 19 को परीक्षित शुकदेव जी का अवतार, महाभारत प्रसंग व आरती प्रातः 7 से 2 बजे तक। तृतीय दिवस बराह अवतार, कपिल उपदेश, ध्रुव चरित्र। चतुर्थ दिवस जड़ भरत चरित्र, अजामिल, प्रहलाद चरित्र व नृ सिंह अवतरण पर प्रवचन। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ एवं श्री शिवरी नारायण मठ के राजेश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास के सानिध्य में श्री राधे निकुंज आश्रम जंजगिरी भिलाई के नारायण वैष्णव करेंगे। पंचम दिन गजेंद्र मोक्ष, वामन चरित्र एवं राम कथा। छठवें दिन कृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीला, माखन चोरी व गोवर्धन पूजा। सप्तम दिवस महाराज कंसवध, द्वारिका निर्माण, रुक्मणी विवाह उत्सव। अष्टम दिवस भगवान के अन्य विवाह, सुदामा चरित्र, भागवत कथा सार एवं परीक्षित मोक्ष व नवमी को गीता पाठ, तुलसी वर्षा, पूर्णाहुति, सहस्त्र धारा के पश्चात महाआरती व भंडारा होगा। प्रवचन प्रत्येक दिवस दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे तक होगा। श्री वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 18 फरवरी से अनवरत जारी रहेगा। द्वितीय दिवस वेदी पूजन यज्ञ आरंभ, ब्रह्मांड वरण, पुण्य वाचन। तृतीय दिवस वेदी पूजन, मूर्तियों का अधिवास, चारों वेदों की पूजा, वेदों का पाठ, शय्याधिवार। चतुर्थ दिवस श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रतिष्ठा उत्सव व महाआरती व पंचम दिवस मंदिर की चतुर्थी, मंदिर की पूर्णाहुति, सहस्त्र धारा के पश्चात महाभोग व आरती तथा विश्राम। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से 2 बजे तक आयोजित है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। पिछले दिनों दुर्ग के मुक्तिधाम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा आवाज उठाई गई थी, जिसे ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से लेते हुए खबर को प्रसारित किया, जिसे देखकर आनन फानन में दुर्ग महापौर और विधायक अरुण वोरा ने शिवनाथ नदी मुक्तिधाम का निरीक्षण कर तत्काल भूमि पूजन किया। शिवनाथ नदी तट पर स्थित प्राचीन मुक्तिधाम, जहां जिले के आसपास के लोग दाह संस्कार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मुक्तिधाम में फैली अव्यवस्था को देखकर शव लेकर पहुंचे लोग जो पहले से ही दुखी रहते हैं, उन्हें अव्यवस्थाओं के बीच और दुखी होना पड़ता था। कारण मुक्तिधाम में दाह के समय उपयोग में आने वाले लोहे के जर्जर और टूटे फूटे एंगल। ऐसे में अंतिम विदाई देने वालों को लेकर पहुंचे लोगों को मजबूरन नीचे या सड़क पर ही दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता था। लेकिन मुक्तिधाम में फैली अव्यवस्थाओं पर जब कुछ जनप्रतिनिधियों का ध्यान गया तो उन्होंने इसके लिए विधायक और महापौर की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया और मुक्तिधाम के संधारण की बात पर जोर दिया, जिसे गंभीरता से लेते हुए विधायक और दुर्ग महापौर कुंभकर्णी नींद से जागे और आनन फानन में मुक्तिधाम का अवलोकन कर 35 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम व घाट पर होने वाले निर्माण का भूमि पूजन कर डाला, जिसके लिए आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों ने ग्रैंड न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया और कहा कि चैनल के माध्यम से बात महापौर और विधायक तक तो पहुंच गई है, लेकिन कार्य को प्रारंभ कब किया जाएगा, यह विषय सोचनीय है। भाजपा की आवाज़ उठाने पर विधायक और महापौर को सूद लेने की फुर्सत मिली, लेकिन भाजपा की केवल शिवनाथ नदी मुक्तिधाम की समस्या को लेकर ही मांग नहीं थी, बल्कि हमारी मांग तो स्पष्ट है कि शहर के अन्य मुक्तिधाम, चाहे वो बोरसी हो, कोटिया हो, बघेरा हो, शक्तिनगर हो, हरना बांधा मुक्तिधाम हो, ये शहर की आवश्यकता है। यहाँ कोई व्यक्ति अपने परिजन को वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए अगर लेके जाता है और उन्हें उचित सुविधा न मिले, वो दुर्भाग्यजनक बात है। भाजपा की मांग पर उन्होंने आज भूमि पूजन तो किया है, लेकिन काम भी तत्काल शुरू होना चाहिए। लगभग 6 महीने से यही स्थिति शिवनाथ मुक्तिधाम की थी और यही हाल कोटिया का भी है और बोरसी का भी है। हम सब लगातार मांग कर रहे हैं। अगर भाजपा ने मांग किया है, भूमि पूजन किया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद जरूर देंगे, लेकिन हमारी मांग यहाँ खत्म नहीं होती। जनता की वो हर आवश्यक कार्य जो जनहित में जरूरी है वो तत्काल पूरे होना चाहिए, तभी काम सार्थक माना जाएगा। केवल भूमि पूजन करने से काम सफल नहीं होता। भूमि पूजन करने के बाद कई बार काम शुरू नहीं होता। शहर की यही हाल है, अन्य विकास कार्यों का भी यही हाल है। विधायक महोदय ने जितने भी विकास कार्य को भूमि पूजन किया है, उसका एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। केवल वाहवाही लूटने के लिए भूमि पूजन करने से काम नहीं चलेगा। भाजपा उसको चैन से सुनने नहीं देगी। जो भूमि पूजन जब हमने मुद्दा उठाया था जिस दिन आपके चैनल के माध्यम से, और हम लोगों ने उस स्थिति परिस्थिति को देखा था, जब ये मुद्दा उठाया गया था तो क्या ये महापौर या विधायक इस वर्क आर्डर को दबा के रखे थे दुर्ग नगर निगम में, कि किसी का इंतजार कर रहे थे कि दुर्ग शहर की जनता और भिलाई की जनता जो मुक्तिधाम शिवनाथ नदी में आते हैं अपने शव को लेकर, उनको परेशान करना चाहते थे ये।
अगर मैं इस चैनल के माध्यम से अगर मुद्दा उठाया हूँ तो पूरे दुर्ग शहर के मुक्तिधाम का उठाया हूँ। आज हरनाबादा मुक्तिधाम की स्थिति बहुत जर्जर और बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है। वहाँ भी पूरे गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं। मैं विधायक जी और महापौर जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी दया दृष्टि होगी या मन में भाव होगा तो दुर्ग शहर के सभी मुक्तिधाम का वो निर्माण करें। शहर को ऐसी गड्ढा बना के छोड़ ही दिए हैं, कम से कम मुक्तिधाम को वो पूरे शहर का बना दें। और इसके लिए आज अगर लगता है इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय विधायक और महापौर जी को आह्वान करता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद दल सभी पार्षद हम अपने हरनाबाद में एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि जो सोए हुए हैं या पता नहीं किसका इंतजार करते हैं तो ये विकास की गति में मुक्तिधाम का निर्माण कराएं। फिलहाल ग्रैंड न्यूज की खबर का असर जनप्रतिनिधियों पर हुआ और मुक्तिधाम संधारण के लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया है। अब देखना होगा संधारण का कार्य कब और कितनी जल्दी प्रारंभ किया जाता है, जिससे शव लेकर पहुंचे लोगों को दुख की घड़ी में और दुखी ना होना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल की वजह से भिलाई इस्पात संयंत्र के उद्यानिकी विभाग द्वारा मैत्री बाग के न खुलने के निर्णय से जहां सब परिवार पर्यटन के लिए दूर दराज से आए सभी वर्ग के लोग वापस लौट रहे हैं, जिससे उन्हें मायूस देखा जा सकता है। यहां पर खोमचे व ठेलों में फास्ट फूड बेचने वालों को आर्थिक हानि हो रही है। भिलाई में सभी आयु वर्ग के आकर्षण का केंद्र रहने वाला मैत्री बाग कोरोना काल की वजह से 2 सालों से अनियमित तौर पर खुल रहा है, जहां इस वजह से यहां घूमने आ रहे लोगों में मायूसी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाहर ठेले लगाने वालों के रोजगार पर भी इसका खासा असर देखा जा सकता है।
मैत्री बाग बंद होने की वजह से आने वाले लोग वापिस लौट रहे हैं, जिससे इनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है और उनके सामने अपने परिवार के लालन पालन की समस्या खड़ी होती जा रही है। 100% बर्बाद हो गए समझ लीजिए हम लोग। कोरोना काल में तो एकदम मतलब बंद ही कर दिए। 2 साल में 2 महीना मुश्किल से खुला है गार्डन, और हम लोग ये गार्डन के ही बदौलत जी खा रहे थे। और पूरी मतलब हर जगह पहले टाइम दे दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक बंद और चालू करो। अब चाट गुपचुप शाम को ही चलता है या दिन में चलता है तो मैत्री बाग बंद रहता है। इससे आजीविका पे बहुत ही प्रभाव पड़ा। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश आएगा तब हम चालू करेंगे, बंद करेंगे। हम साहित्यकार हैं, कभी कविता वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, मंचों पे जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम भी बंद हो गया है हमारा। कभी सम्मेलन का भी कार्यक्रम टोटल ही बंद हो गया है। पिछले साल शिवरात्रि में एक कार्यक्रम दिया था, उसके बाद एक कार्यक्रम और दिया था। 2 कार्यक्रम साल में देने से पेट थोड़े भरेगा। चाट गुपचुप बेचते हैं, इससे थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन अब क्या मिलेगा जब मैत्री बाग बंद होने से 100 जन मतलब 1000 पब्लिक आती है, 10-20 पब्लिक रुकती है। और यहाँ 10 ठेले लग गए हैं नए नए, सब हालत ख़राब हो जा रही है और क्या बताएं। जब से बंद है मैम तो लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बंद दे के तुरंत वापस चले जा रहे हैं। इस वजह से दुकानदारी बहुत कम चल रही है मैम। पहले कितना हो जाता था? पहले हम चल जाता था घर अच्छे से, इससे मतलब रोजी निकल जाती थी। अब कितना नुकसान? मैम बहुत नुकसान हो गया। जैसे लोग आ रहे हैं, अब जो बंद है घूमते हैं तो हम खाते हैं, हम घूम नहीं पा रहे तो खा भी नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं बिना खाए पिए। तो चल रहा है मैम। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिए हैं, बाकी सुनाई में आ रहा है कि चालू होने वाला है। कब तक चालू हो जाएगा? मैम सुनाई में यही आ रहा है कि 1 वीक 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा करके। जिस हिसाब से स्कूल चालू हो रही है सब, तो 1 हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा, सुनाई में आ रहा है। अपना भी धंधा तो बहुत मंदा चलता, क्या करें, जैसे पैसे दिन गुजरता है जैसे भी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक समय था जब जमीन नापने के लिए जरीब का उपयोग किया जाता था। एक सिविल इंजीनियर को जमीन की सही लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने में कड़ी मेहनत और कई दिन लग जाते थे, पर अब भिलाई के उतई स्थित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट टीम इसे कुछ ही घंटों में पूरा कर लेती है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की इस टीम के द्वारा राज्य सरकार को कुछ नदियों और क्षेत्र के खेतों में उगी फसलों की स्पष्ट चित्रों सहित खरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ताकि योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जा सके। यह टीम हाई रिजोल्यूशन कैमरा युक्त एक छोटे से हवाई जहाज नुमा ड्रोन को निश्चित ऊंचाई तक उड़ाकर धरातल की तस्वीरें खींचती है। करोड़ों रुपयों के इस मानव रहित विमान को टीम के द्वारा रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है। चुनिंदा या चाही गई जगहों की कुछ घंटों में तस्वीरें खींचकर कंप्यूटर लैब में IT इंजीनियर धरातल की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई आदि का खाका तैयार कर लेते हैं। एक्सपर्ट टीम का यह दावा है कि उक्त ड्रोन से खींची गई तस्वीरें सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीरों की अपेक्षा ज्यादा साफ सुथरी होती है। डिजिटल मैप होना चाहिए इंजीनियरिंग का पर्पस के लिए, तो हमने इसका संधारण इसलिए किया है कि हम छत्तीसगढ़ में डिजिटल छत्तीसगढ़ मैप बनाएंगे। दूसरी चीज, ऐसा करने वाला ये विश्वविद्यालय अपने देश में प्रथम विश्वविद्यालय है। शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके की हाइब्रिड सर्विंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये विश्वविद्यालय में बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड का एक्सपोजर देता है, तो उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में आता है और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। और इसका जो उपयोग है वो हर क्षेत्र में होता है। जैसे कि हम वन विभाग की बात करें, वन विभाग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं, उसमें कितने बच गए, कितना 1 साल बाद उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हम एक बार फ्लाई करते हैं, उसके बाद हर एक पेड़ का लेवल पता लग जाता है, कितने पेड़ कौन सी क्वालिटी के हैं ये भी गिनती हो जाती है, वन की डेंसिटी घनत्व भी पता लग जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शादी, ब्याह और अन्य सामाजिक आयोजनों के बाद निकले प्लास्टिक डिस्पोजल मटेरियल से अपने गांवों को दूर रखने जिले की 24 ग्राम पंचायतों की स्वच्छताग्राही दीदियों ने अनूठा तरीका निकाला है। उन्होंने बर्तन बैंक बनाया है। बर्तन बैंक के लिए उन्होंने बर्तन खरीदे हैं और आयोजनों के अवसर पर इसे किराए से दे रही हैं
और लाभ कमाने के साथ साथ गांवों को मुक्त प्लास्टिक भी कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज ने ग्राम मोहलाई की सरपंच और समूह से महिलाओं से बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं महिलाओं द्वारा की गई इस पहल की कुछ झलक। इस वक्त हम दुर्ग जिले के ग्राम मोहलई में खड़े हुए हैं, जहां पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं ने बर्तन बैंक की शुरुआत की है, जिससे वे स्वयं भी लाभ कमा रही हैं और इससे गांव वालों को भी लाभ हो रहा है। आइए हम यहां पर मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके दिमाग में ये मामला कैसे आया और इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की, कब की। आइए हम स्व सहायता समूह की महिला अध्यक्ष से बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने बर्तन बैंक की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की, कब की और ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया। जी मैडम, अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती इंदु साहू है। मैं संस्कार महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। जी, कितनी महिलाओं के साथ आपने काम शुरू किया था और अब वर्तमान में कितनी महिलाएं आपके साथ? हम लोगों ने 10 महिलाओं के साथ काम शुरू किया था और फिर उसको देखते हुए अच्छा काम है करके अभी हमारे ग्राम संगठन में 400 महिलाएं जुड़ गई हैं। किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप? ये जो आप बर्तन बैंक की शुरुआत की है, उससे किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा रही हैं? कैसे इसका लाभ लोगों को मिल रहा है? जैसे हमारे गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है, छठी का, शादी का, जो भी कार्यक्रम होता है, तो हम लोग को पता चलता है कि इनके यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, तो हम लोग जा कर के पहले उनको सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ हमारे ग्राम संगठन में 300 थाली है, गिलास है और जैसे आप लोग पत्तल का, डिस्पोजल का यूज़ करोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है, हमारे गाँव के लिए नुकसान होगा, इसलिए स्वच्छता को भी बनाए रखना है करके हम लोग उनको बताते हैं कि थाली गिलास है, उनको ले जाओ। और जैसे सक्षम वर्ग के हैं फैमिली उनका, तो हम लोग उनको 1 रुपये नग में प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे गरीब महिला है, हमारे समूह से जुड़ी हुई महिला है, तो उनको हम लोग फ्री में देते हैं कि आप ले जाओ और सुरक्षित हम बर्तन को वापस कर देना करके। अब तक कितनी जगह पे आपने ये बर्तनों को दे चुके हैं और उससे कितना मुनाफा हुआ है? अब तक हम लोगों ने 28 अक्टूबर 2019 से इसका शुरुआत किए थे, तो अभी तक हम लोगों ने 15 से 18 कार्यक्रम में इसको दे चुके हैं। कितना लाभ हुआ है आपको इससे? 7-8 हज़ार करीब हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप गाँव वालों को? गाँव वालों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस कार्य, जैसे हम लोग ने इस कार्य को शुरू किया है, पहले 10 लोग शुरू किए थे, फिर धीरे धीरे और महिलाएं हम लोग के साथ जुड़ते गई। वैसे ही जैसे युवा वर्ग को भी पता चल रहा है तो उन लोग भी हम लोग के साथ जुड़ कर के काम कर रहे हैं। तो गांव में भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन का उपयोग करें और पत्तल, डिस्पोजल को छोड़ दे, उससे सभी तरह के नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा होता नहीं है। यही मैं गाँव वालों को सूचना देना चाहती हूँ। किसी तरह की प्रशासनिक सहायता आप लोगों को मिल रही है इस कार्य में? अभी तो ये स्वयं से ही शुरू किए थे समूह से और अभी स्वयं से ही कर रहे हैं। अभी प्रशासनिक सेवा नहीं, सहायता नहीं। तो हम लोग गांव में मतलब शादी ब्याह या छठी जो भी कार्यक्रम होता है उसमें पत्तल में खाना खाते हैं और डिस्पोजल में पानी पीते हैं और फिर गली मोहल्ले जहाँ भी फेंक देते हैं उसको। तो हम लोग देखे तो मतलब गांव में कि अच्छा साफ़ सफाई रहा, ऐसे करके मतलब वो बर्तन बैंक का काम शुरू किए हैं और इसमें सभी लोग ले जाते हैं और क्या है, पत्तल को फेंक देते हैं तो गाय वाय लोग खा के मतलब उसमें हम लोग को भी बीमारी से प्रदूषित होता है, इसलिए हम लोग बर्तन बैंक का काम शुरू किए हैं। हम लोग मतलब हमको देख के हमारे बच्चे लोग भी सीखेंगे कि प्लास्टिक मुक्त से वो लोग भी मतलब वो हो जाएंगे और सभी लोग जागरूक हो जाएंगे कि अब हम लोग को स्टील का उपयोग करना है और प्लास्टिक, नदी नाले सभी जगह में प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है वो रुक जाएगा सब। ग्राम मोहल्ले में जिस तरह से बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है, काफ़ी अच्छी पहल की गई है और गांव की महिलाओं के द्वारा जो भी अपनी राशि स्वयं खर्च करके बर्तन को जमा किया जा रहा है और गांव में जो भी आयोजन प्रायोजन हो रहे हैं उसके लिए गांव में इन बर्तनों को दिया जाता है, कम कीमत में बर्तनों को दिया जाता है। इससे डिस्पोजल और जो प्लास्टिक का यूज़ होता है वो काफ़ी कम हो गया है। गाँव की महिलाओं का कहना है कि इससे एक अच्छा मैसेज जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर इसमें प्रशासनिक कुछ उनको सहायता मिलेगी तो वो और इससे बढ़ के और आगे कार्य करेंगी और गांव में इस तरह की और भी नई नई योजनाओं को लेकर आएंगी जिससे गांव स्वच्छ रहे और एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।
सड़क निर्माण में प्रभावितों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे की मांग को लेकर उतई में स्वाभिमान मंच का धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही प्रशासन के खिलाफ लोगों ने लामबंद होकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के रवैये से जनता काफी नाराज है। उत्तरी नगर पंचायत क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कुछ दिनों पहले सड़क के दोनों ओर बने वर्षों पुराने मकानों और दुकानों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया था। इस तोड़फोड़ से प्रभावितों को मुआवजे के नाम पर अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। इसे लेकर प्रभावितों के समर्थन में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच भी मैदान में उतर चुकी है, जिनका दुर्ग ग्रामीण के अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। ग्राम अंडा में आंदोलन के बाद दूसरे चरण में उतई के बाजार चौक पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया गया, जिसमें स्वाभिमान मंच के रामकुमार गुप्ता सहित काफी संख्या में उतई, खोपली, खुक्सीडी, मचांदूर और बोरीगारका ग्रामों के सैकड़ों आवासीय व कृषि क्षेत्र प्रभावित किसानों ने हिस्सा लिया। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें जो प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, आवासीय क्षेत्र हो, उन लोगों को बेधड़क पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है और मुआवजा किसी को नहीं दिया जा रहा है। बात उतई बस की नहीं है, पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग लेकर यहाँ हम सब बैठे हैं। प्रभावित दुकानों में 150-200 दुकानें तो हैं। आज यही चाहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आबादी लगानी और प्रचलित आबादी घास जमीन में भी सबको मुआवजा दिया गया है, कम से कम कंस्ट्रक्शन का, उसी प्रकार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो स्वयं लोक निर्माण मंत्री का विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ दिया जाना चाहिए। भेदभाव जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमारा मकान कई सालों से निर्मित है, दुकान है, हम बेरोजगार, हम रोजगारी कर रहे छोटे मोटा, तो दुकान को पूरे रोड में तोड़ दिया है सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने। मुआवजा चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। मरोदा रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए गए ओवरब्रिज से जहां एक ओर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय दुकानदारों में मायूसी देखी जा रही है। छोटे व्यापारियों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग से यातायात करने पर उनके दुकानों की रौनक बनी रहती थी। मरोदा रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन लगने वाले जाम और अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा मरोदा से उतई जाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था, जिससे यहां आवागमन व्यवस्थित हुआ है और उतई या उससे आगे दूर दराज के क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर क्रॉसिंग के आसपास के दुकानदारों में उदासीनता छाई हुई है। दुकानदारों का कहना है कि पहले एक ही रास्ता होने के कारण लोग फाटक से ही आना जाना करते थे, तो कुछ देर रुककर सामान खरीद लेते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग ओवरब्रिज से ही जाना पसंद करते हैं, जिससे दुकानदारी कम होने से काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। नीचे यहाँ 3-4 दुकान थे, जैसे कि वो कुछ मिला ही नहीं हम लोग को, तो और आधा ज़्यादा पब्लिक ऊपर चले जाती है। नीचे वाला ही बस जो सामान खरीदने करते हैं, बस वही लोग नीचे आते हैं। बाजार सबको भी लगता है गुरुवार को और संडे को 2 दिन लगता है। पटरी पार करके सामान लेना पड़ता है, तब आते हैं, और नहीं कुछ सामान नहीं लेना पड़ता है तो ऊपर से आना जाना करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बीएसपी की जमीन पर कब्जा कर हो रहे मंदिर निर्माण में बीएसपी प्रबंधन द्वारा जल्द की जाएगी कार्रवाई। इस प्रकार की जानकारी बीएसपी प्रबंधन ने दी। इस पूरे मामले में प्रबंधन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करने की बातें सामने आ रही है। सेक्टर 2 परशुराम भवन के पीछे बीएसपी की रिक्त भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 पक्षों के विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी भिलाई द्वारा धारा 145 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिक्त भूमि को बीएसपी ने किसी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं किया है। उक्त स्थल पर बीएसपी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा मंदिर निर्माण व एक अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा करने से आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जबकि तीनों पक्षों में से किसी के भी पास उक्त जमीन को लेकर कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। रहवासियों का मानना है कि इस भूमि पर बच्चों व बुजुर्गों के लिए गार्डन का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। बीएसपी के नगर प्रशासन विभाग के महाप्रबंधक केसी त्रिपाठी ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि प्रबंधन द्वारा अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र की ज़मीन है और उस ज़मीन को किसी को भी आवंटित नहीं किया हुआ है। तो जो भी लोग वहाँ कब्जा किए हुए हैं वो अवैध कब्जा है।
ये हम लोग को हमारे संज्ञान में है और उसका जो उस पर कार्रवाई करनी है वो अभी प्रक्रिया में है और आगे चल के आपको जानकारी मिलेगी। अभी हमारे अंदरूनी प्रक्रिया में है, हम देख रहे हैं कि क्या करना है। नहीं, अधिकार नहीं है। जब तक कि कोई चीज़ अलॉट ना की जाए तब तक किसी का अधिकार नहीं है। और ज़मीन नहीं, यहाँ तो हम लोग अपने कर्मियों को मकान देते हैं रहने के लिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।